गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी मित्रों का आज की मुलाकात में, आज की इस चर्चा में। बीआरबीएल जो आपकी सीरीज है, बीआरबीएल इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज, उसमें जो हमारी बातचीत चल रही है वो एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट 2006 पर हमारी चर्चा चल रही थी। अभी तक इस टॉपिक पर हम लोगों ने जो चर्चा की है उसमें कल की मुलाकात में हमारी बातचीत एनबीएमएसएमई, एनबीएमएसएमई का मतलब है नेशनल बोर्ड फॉर एमएसएमई, है ना, जिसको एस्टैब्लिश करती है भारत सरकार सेक्शन 3 के अंतर्गत एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट 2006 में। और फिर हमने कल ही चर्चा कर ली थी एडवाइजरी कमेटी की, जिसको एस्टैब्लिश करता है भारत सरकार ही, लेकिन वो एस्टैब्लिश होता है एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट 2006 के सेक्शन 7 के सबसेक्शन 2 के अंतर्गत। आज हमारी जो बातचीत होगी वो फैसिलिटेशन काउंसिल की बात होगी कि फैसिलिटेशन काउंसिल क्या है, फैसिलिटेशन काउंसिल करता क्या है, फैसिलिटेशन काउंसिल में मेंबर कितने होते हैं, ये सारी चर्चा हम लोग करने वाले हैं। फैसिलिटेशन काउंसिल को डिस्क्राइब किया गया, डिफाइन किया गया है, स्टेट गवर्नमेंट इसको एस्टैब्लिश करवाता है, ऐसा लिखा गया है सेक्शन 20 में। सेक्शन 20 के अंतर्गत ये बातचीत हुई है। सेक्शन 20 के अंतर्गत राज्य सरकार फैसिलिटेशन काउंसिल को एस्टैब्लिश करती है अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में गैजेट करके। तो फैसिलिटेशन काउंसिल पर आज हमारी पूरी बातचीत होनी है। पहले एक एक करके सारी चर्चा कर लेते हैं, फिर पीपीटी पर सारी बातें उसको हम पढ़ लेंगे। सबसे पहले देखते हैं फैसिलिटेशन काउंसिल एस्टैब्लिश कौन करवाता है, कहां पर ये डिफाइन किया गया है। तो जैसे मैंने आपको पीछे बताया कि फैसिलिटेशन काउंसिल एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट 2006 के सेक्शन 20 के अंतर्गत लिखा गया है। सेक्शन 20 ये कहता है कि फैसिलिटेशन काउंसिल को एस्टैब्लिश करती है राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में गैजेट करके। क्लियर है? तो राज्य सरकार इसको एस्टैब्लिश करेगी। फैसिलिटेशन काउंसिल में कितने मेंबर्स होते हैं? फैसिलिटेशन काउंसिल में 3 मेंबर से कम नहीं हो सकते और 5 मेंबर से ज्यादा नहीं हो सकते। इसके मेंबर कहां कहां से आते हैं ये आपको यहां पर याद रखना होगा, क्योंकि इसमें एक एक करके आपको देखना है। इसमें बैंक के भी मेंबर शामिल होते हैं, इसमें एसोसिएशंस जो होते हैं, जो आपका एमएसएमई जो इंडस्ट्री है उसके चेयरमैन यहाँ पर शामिल होते हैं, जो उसके मुखिया हैं वो यहाँ पर एज ए चेयरमैन शामिल होंगे। तो मेंबर्स आपको याद रखना है, कंपोजिशन को आपको याद रखना है। कंपोजिशन से सवाल पूछा जा सकता है। फैसिलिटेशन काउंसिल का जो कंपोजिशन है ये इसी एक्ट के सेक्शन 21 में लिखा गया है। अभी एक एक करके इसको पढ़ते चलते हैं। यहाँ पर देखिए, द माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस फैसिलिटेशन काउंसिल इज सेट अप अंडर सेक्शन 20, जिसकी चर्चा आपसे पीछे की गई, ऑफ द एक्ट इज रिक्वायर्ड टू बी एस्टैब्लिश्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। एक एक जहां जो चीजें मैं अंडरलाइन करता चल रहा हूं ये आपको याद रखना है, क्योंकि यहीं से सवाल बनते हैं। स्टेट गवर्नमेंट इसको एस्टैब्लिश करता है अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में गैजेट करके, एट सच प्लेस exercising such jurisdiction and for such area as may be specified in the official notification. Composition section 21 में डिफाइन किया गया है। The composition of the members of council is detailed in section 21 of the statute. As per section 21 subsection 1, the micro and small enterprises facilitation council shall consist of नॉट लेस देन 3 मेंबर, 3 मेंबर से कम नहीं हो सकते, लेकिन 5 मेंबर से ज्यादा नहीं हो सकते। कंसिस्ट ऑफ नॉट लेस देन 3 मेंबर बट नॉट मोर देन 5 मेंबर्स टू बी अपॉइंटेड फ्रॉम अमंगेस्ट द फॉलोइंग कैटेगरीज नेमली। तो मिनिमम 3 मेंबर होंगे, मैक्सिमम इसमें 5 मेंबर हो सकते हैं। अब यहां पर जो अगला पेज है इसको एक एक करके ध्यान से समझना। ये पूरी बात हम लोगों ने पीछे की, अब इसको एक एक करके ध्यान समझते हैं। कौन कौन मेंबर होंगे, डायरेक्टर कौन होगा, ये आपको सारे मेंबर्स को समझना है। तो पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि डायरेक्टर होगा कौन। देखिए, जो आपका स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस फैसिलिटेशन काउंसिल है, इसके जो डायरेक्टर होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट में जो आपकी एमएसएमई इंडस्ट्री है उसके जो मुखिया होते हैं, यानी उसके जो डायरेक्टर होंगे, या डायरेक्टर लेवल का कोई और ऑफिसर, डायरेक्टर से नीचे नहीं हो सकते, डायरेक्टर लेवल का कोई और ऑफिसर यहाँ चेयरपर्सन के रूप में काम करेगा, तो वो मुखिया के रूप में यहाँ पर काम करते हैं। इसके अलावा एक या एक से अधिक मेंबर, आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी अपॉइंटमेंट होगा 5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 3 से कम नहीं होना चाहिए। एक या एक से अधिक मेंबर होते हैं जो आपका माइक्रो एंड स्मॉल जो एसोसिएशन होती है वहां से आते हैं। एक या एक से अधिक मेंबर ऐसे जो जो बैंक्स होते हैं, ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो लेंडिंग करते हैं आपका एमएसएमई सेक्टर में, मतलब जो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोन दे रहे हैं एमएसएमई सेक्टर में, वहां से भी एक या एक से अधिक मेंबर यहां पर आ सकते हैं। इनके अलावा ऐसे एक या एक से अधिक मेंबर हो सकते हैं जिनको इंडस्ट्री, फाइनेंस और एमएसएमई सेक्टर में एक्सपर्ट होता है, उनको नॉलेज होता है, ऐसे यहां पर मेंबर्स आते हैं। तो मिनिमम 3, मैक्सिमम 5 मेंबर में ये सारे मेंबर्स आते हैं। इनको एक एक करके पढ़ लेते, सारी बातें यहां पर लिखी गई है। देखिए, डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज बाय व्हाट एवर नेम कॉल्ड, डायरेक्टर जो इंडस्ट्री एमएसएमई इंडस्ट्री उस स्टेट की जो होगी उसका जो डायरेक्टर होगा उसको जिस नाम से भी जानते हो, और एनी अदर ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सच डायरेक्टर, और या कोई और ऑफिसर जो डायरेक्टर की रैंक से नीचे का नहीं होना चाहिए, उसके इक्विवेलेंट होना चाहिए, इन द डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट हैविंग एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और एज द केस में बी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। क्लियर है? तो बेसिकली जो आपका
स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत जो मिनिस्ट्री काम कर रही है उसके जो डायरेक्टर होते हैं वो यहां पर आएंगे। वन और मोर ऑफिस बियरर और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एसोसिएशन ऑफ माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्री और इंटरप्राइजेज इन द स्टेट। क्लियर, एक या एक से अधिक ऑफिस बियरर, ऐसे ऑफिस जो है ऐसे एसोसिएशन जो माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्री एसोसिएशन है उसका एक या एक से अधिक ऑफिस बियरर यहां पर आएगा। एक या एक से अधिक रिप्रेजेंटेटिव ऐसे बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी आते हैं जो लेंडिंग करते हैं, जो उधार दे रहे हैं माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज को। और एक या एक से अधिक पर्सन ऐसे भी होते हैं जिनको स्पेशल नॉलेज होता है इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्री, फाइनेंस, लॉ, ट्रेड, कॉमर्स, एमएसएमई सेक्टर। ऐसा एक या एक से अधिक मेंबर आएंगे। तो जब भी इनकी नियुक्ति होगी ये 3 से कम नहीं हो सकते और 5 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि ये जो आपका स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस फैसिलिटेशन काउंसिल है जो सेक्शन 20 के अंतर्गत राज्य सरकार स्टैब्लिश कर रही है, इसका फंक्शन क्या है, इसका काम क्या है? देखिए, स्टेट गवर्नमेंट ने इसको स्टैब्लिश किया था ऐसे मामलों की सुनवाई करने के लिए जो पेमेंट से संबंधित है। क्लियर है? या जो डिलेड पेमेंट है, जैसे बायर ने एमएसएमई से गुड्स या सर्विसेज परचेज की और समय से उसका पेमेंट नहीं किया गया, यानी पेमेंट डिले हो रहा है, वो मामले यहां पर लाए जाते हैं। या पेमेंट को लेकर कोई डिस्प्यूट है बायर और सेलर के बीच में, तो ऐसे मामले भी लाए जा सकते हैं। 2 महत्वपूर्ण मामले मैं फिर से आपको बता रहा हूं कि अगर डिलेड पेमेंट है, एमएसएमई से बायर ने कुछ परचेज किया है, पेमेंट डिले किया जा रहा है, तो उस डिलेड पेमेंट का केस यहां पर एमएसएमई ला सकता है। या पेमेंट को लेकर कोई डिस्प्यूट है तो ऐसे केसेस भी एमएसएमई इसके पास आते हैं, फैसिलिटेशन काउंसिल के पास आते हैं। अब पहला फंक्शन इसका मतलब यह हुआ कि फैसिलिटेशन काउंसिल ऐसे मामलों की सुनवाई अपने यहां करता है। क्लियर? अब ये कैसे सुनवाई करेगा, ध्यान से समझिएगा। जब फैसिलिटेशन काउंसिल के पास ऐसा कोई मैटर रिफर किया जाता है तो फैसिलिटेशन काउंसिल उसे खुद भी सुन सकता है। तो वो मतलब पहले तो वो कॉन्सिलिएशन की कोशिश, कॉन्सिलिएशन का मतलब होता है वो एक तरीके से समझौता सुलह दोनों में करवाता है, और नहीं हो पाता तो फिर आर्बिट्रेशन के लिए जाता है। आर्बिट्रेशन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें एक थर्ड पार्टी जो न्यूट्रल पार्टी होती है, जो दोनों की तरफ से नहीं होती है, एक थर्ड न्यूट्रल पार्टी आती है और वो दोनों के मध्य में समझौता करवाने की कोशिश करती है, उसको आर्बिट्रेशन कहते हैं। तो कॉन्सिलिएशन एंड आर्बिट्रेशन एक्ट है, उसी से इस मामले की सुनवाई की जाती है। अभी वो हम लोग पीछे देखेंगे, जब आगे अभी मतलब पीपीटी में आगे ये बात हम लोग देखेंगे, पहले पूरा समझ लेते हैं। तो अब उसके पास अगर कोई ऐसा मैटर रिफर किया गया है जो डिलेड पेमेंट से संबंधित है, पेमेंट को लेकर कोई डिस्प्यूट, अगर ऐसा कोई मामला उसके पास आया है तो वो खुद भी इसको सुन सकता है, या वो किसी ऐसे इंस्टीट्यूशंस की मदद ले सकता है, या वो सेंटर को एप्लीकेशन दे सकता है। इंस्टीट्यूशंस ऐसे एप्लीकेशन दे सकता है कि भाई आप हमारी इसमें मदद करिए, या सेंटर को एप्लीकेशन दे सकता है कि आप हमें कोई ऐसा डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो है, आप कोई मैकेनिज्म या कोई डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सर्विस, हम मैकेनिज्म गलत शब्द हो गया, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सर्विस हमें आप प्रोवाइड करिए। तो सेंटर उसे वो सर्विस प्रोवाइड करेगा, उस माध्यम से इसको सुना जाएगा। मतलब यहां पर 3 तरीके से सुना जा सकता है। वो खुद भी कंडक्ट कर सकता है, सुनवाई कर सकता है, या वो किसी इंस्टीट्यूट से सर्विस ले सकता है, या वो, और इंस्टीट्यूट से भी अगर सर्विस लेगा तो उसे भी वो एप्लीकेशन देके ही सर्विस लेता है, या वो सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन देगा कि भैया आप हमें कोई डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सर्विस प्रोवाइड करिए, उसके माध्यम से इसकी सुनवाई हो। क्लियर? तीनों से कर सकता है। अब अगर डिसीजन निकल गया तो अच्छी बात है, लेकिन अगर डिसीजन नहीं आ पाया, यानी वो मामला सुलह से, कॉन्सिलिएशन से नहीं जो है हो पाया, पहले तो कॉन्सिलिएशन की कोशिश की जाती है, कॉन्सिलिएशन से अगर वो मामला नहीं सुलह हो पाया, नहीं कोई डिसीजन निकल पाया, तो आगे के लिए वो एप्लीकेशन दे सकता है कि भैया अब इसमें आर्बिट्रेशन होगा, यानी एक थर्ड न्यूट्रल पार्टी आएगी जो दोनों के बीच में समझौता करवाएगी, आर्बिट्रेशन होगा। आर्बिट्रेशन भी वो खुद कंडक्ट कर सकता है, या वो किसी इंस्टीट्यूट से इसमें मदद ले सकता है, या आर्बिट्रेशन के लिए भी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जा सकता है कि भैया आप हमें कोई डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सोल्यूशन दीजिए, आर्बिट्रेशन आप करवाइए। तीनों माध्यम से वो इस मामले की सुनवाई कर सकता है। जब इसके पास कोई मैटर रिफर होते हैं तो कोशिश ये की जाती है पहले तो आप कम से कम समय में इसको सॉल्व कर दीजिए, या अधिकतम 90 दिनों में आपको ये मामला सॉल्व कर देना होता है। यह है फैसिलिटेशन काउंसिल की प्रक्रिया, फैसिलिटेशन काउंसिल का फंक्शन। इसको एक एक करके पढ़ते चलेगा बहुत इत्मीनान से। देखिए क्या है भैया, कंपोजिशन में हम लोगों ने पढ़ा, अच्छा कंपोजिशन यहाँ ये वाला पढ़ा। अब चेयरमैन मैंने आपको पीछे बता दिया था, चेयरमैन वही होता है जो हम लोगों ने वहां पर डायरेक्टर पढ़ा हुआ है, वो यहाँ पर चेयरमैन के रूप में काम करेगा। द पर्सन अपॉइंटेड अंडर क्लॉज 1 ऑफ सब सेक्शन, देखिए क्लॉज 1 में डायरेक्टर की ही चर्चा की गई है। क्लियर है? तो जो पर्सन वहां पर है सब सेक्शन 1 में, शैल बी द चेयरपर्सन ऑफ द माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस फैसिलिटेशन काउंसिल। द कंपोजिशन ऑफ द माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस फैसिलिटेशन काउंसिल, द मैनर ऑफ फाइलिंग वैकेंसीज
of its member and the procedure to be followed in the discharge of their functions by the member shall be such as may be prescribed by the state government. तो फैसिलिटेशन काउंसिल कैसे काम करेगा, उसके मेंबर्स अपनी ड्यूटी कैसे डिस्चार्ज करेंगे, क्या तरीका होगा, ये सब कुछ राज्य सरकार ही तय करती है, क्योंकि राज्य सरकार ही इनको अपॉइंट करती हैं, राज्य सरकार ही फैसिलिटेशन काउंसिल को एस्टैब्लिश करवाती हैं। रेफरेंस देख लेते हैं, या आप कौन सा मामला फैसिलिटेशन काउंसिल के पास रिफर करते हो। तो वेयर एनी अमाउंट ड्यू टू माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेज इज नॉट पेड, अगर कोई अमाउंट है जो अभी तक पे नहीं किया गया, यानी डिलेड पेमेंट हुआ, या देयर इज अ डिस्प्यूट इन्वॉल्विंग सच ट्रांजैक्शन, द पार्टीज में रिफर टू द मैटर टू द फैसिलिटेशन काउंसिल अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 18 ऑफ द एक्ट। सेक्शन 18 के सबसेक्शन 2 से लेकर सबसेक्शन 5 तक स्टिपुलेट किया गया है। या ऐसा कोई मामला जो डिस्प्यूट से संबंधित है, यानी जो उसमें अमाउंट इन्वॉल्व है, उसमें डिस्प्यूट है, इस मामले को भी वो रिफर कर सकते हैं फैसिलिटेशन काउंसिल को, सेक्शन 18 के सबसेक्शन 18 के सबसेक्शन 2 से लेकर सबसेक्शन 5 तक। अब क्या आता है भैया कि जब उसे ये रेफरेंस रिसीव होता है, जब फैसिलिटेशन काउंसिल के पास ये मामला आता है, ऑन रिसीप्ट ऑफ अ रेफरेंस अंडर सबसेक्शन 1 द काउंसिल शैल ईदर इटसेल्फ कंडक्ट कॉन्सिलिएशन, तो ये खुद भी कॉन्सिलेशन को कंडक्ट कर सकता है इन द मैटर, और सीक द असिस्टेंट ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन, या किसी इंस्टीट्यूशन से असिस्टेंस ले सकता है, और सेंटर प्रोवाइडिंग ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सर्विस बाय मेकिंग अ रेफरेंस टू सच एन इंस्टीट्यूशन और सेंटर, या वो सेंटर से की तरफ से प्रोवाइड किया गया कोई डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सर्विस ले सकता है जो उसने एप्लीकेशन सेंटर को दिया और सेंटर ने उसे प्रोवाइड किया है। कैसे? सर्विस बाय मेकिंग अ रेफरेंस टू सच एन इंस्टीट्यूशन और सेंटर फॉर कंडक्टिंग कॉन्सिलेशन एंड प्रोविजन ऑफ सेक्शन 65 टू 81 अब अच्छा, जो आर्बिट्रेशन है कॉन्सिलेशन होगा, पीछे आपको बताया गया वो किस अधिनियम से होगा, आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट 1996 इस पर अप्लाई होता है, और इसी के सेक्शन 65 से लेकर 81 तक जो प्रोसेस लिखा गया उसी माध्यम से कॉन्सिलेशन होता है। और जब कॉन्सिलेशन नहीं हो पाता है तो फिर वो आर्बिट्रेशन के लिए आगे जाता है। आर्बिट्रेशन वो खुद भी कंडक्ट कर सकता है, किसी इंस्टीट्यूट से वो इसमें मदद ले सकता है, या सेंटर को एप्लीकेशन दे सकता है, भैया आप हमें कोई डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सर्विस दीजिए जिसके माध्यम से हम इसमें आर्बिट्रेशन करवा पाए। अगर कॉन्सिलेशन नहीं हो पा रहा है, तो कोई डिसीजन उससे नहीं निकल पा रहा है, तो where the conciliation initiated under subsection 2 is not successful and stand terminated without any settlement between the parties, अगर कॉन्सिलेशन जो आपके सेक्शन 18 के सबसेक्शन 2 के अंतर्गत, यहां पर उसी के अंतर्गत आते हैं, सबसेक्शन 18 से सबसेक्शन 2 के से लेकर सबसेक्शन 5 तक ये बात होगी, तो जो सबसेक्शन 2 के अंतर्गत कॉन्सिलेशन किया गया अगर वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया तो वो टर्मिनेट हो जाएगा विदाउट एनी सेटलमेंट बिटवीन द पार्टीज, अगर कोई सेटलमेंट पार्टीज के बात में नहीं हो पाया तो फिर आगे क्या होगा, द काउंसिल शैल ईदर इटसेल्फ टेक अप द डिस्प्यूट फॉर आर्बिट्रेशन, तो काउंसिल फिर इसे आर्बिट्रेशन के लिए खुद के पास ले सकती है, यानी आर्बिट्रेशन कर सकती है, या इस मामले को रिफर कर सकती है किसी इंस्टीट्यूशन से को उनसे मदद ले सकती है, या सेंटर प्रोवाइडिंग अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सर्विस फॉर सच आर्बिट्रेशन एंड प्रोविजंस of the Arbitration and Conciliation Act 1996 shall then apply to the dispute as if the arbitration was in pursuance of an arbitration agreement referred to in subsection 1 of section 7 of the Act। क्लियर है? तो वो खुद भी आर्बिट्रेशन कर सकती है, या किसी इंस्टीट्यूशन से मदद ले सकती है आर्बिट्रेशन के लिए, या वो सेंटर को एप्लीकेशन देगी कि भैया आप हमें कोई डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सर्विस प्रोवाइड करिए, उस माध्यम से भी वो आर्बिट्रेशन करवा सकता है। जब इसके पास कोई मैटर रिफर किया जाता है तो कोशिश तो होगी कि सबसे पहले इसको जल्दी से जल्दी जो है इसका हम डिसीजन ले पाए, और अदरवाइज 90 दिनों का आपको अधिकतम समय मिलता है। Every reference made under this section shall be decided within a period of 90 days from the date of making such a reference। क्लियर है? तो जब ये रेफरेंस इसके पास आता है तो ये मामले उसको 90 दिनों के अंदर समाप्त कर देने होते हैं। तो फैसिलिटेशन काउंसिल को राज्य सरकार स्थापित करवाती है। सेक्शन 20 ऑफ एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट 2006 के अंतर्गत फैसिलिटेशन काउंसिल स्टैब्लिश ही इसलिए किया जाता है ताकि जो डिलेड पेमेंट है या जो अमाउंट है उसको लेकर कोई डिस्प्यूट है, उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया जा सके, ऐसे मामलों की सुनवाई करता है। फैसिलिटेशन काउंसिल का कंपोजिशन सेक्शन 21 में डिफाइन किया गया है। कंपोजिशन में आपका 3 मेंबर कम से कम हो सकते हैं, 5 मेंबर से ज्यादा नहीं हो सकते, 3 मिनिमम, मैक्सिमम 5 मेंबर इसमें हो सकते हैं भैया। 3 मेंबर आपके कौन कौन से यहाँ पर मेंबर आते हैं, तो जो स्टेट गवर्नमेंट में माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्रीज उसके जो डायरेक्टर्स होते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के अधीन आते हैं, वो डायरेक्टर यहाँ पर चेयरमैन के रूप में काम करेगा। एक व्यक्ति एक या एक से अधिक व्यक्ति जो एमएसएमई आपके इंडस्ट्री के एसोसिएशंस होते हैं उनमें से आता है। एक या एक से अधिक व्यक्ति ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, ऐसे बैंक से आते हैं जो लेंडिंग करते हैं माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज को।
स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज को, और एक व्यक्ति ऐसा आता है जिसको फाइनेंस, लॉ, बिजनेस मैनेजमेंट इन सब में एक्सपर्ट, इस सब पे ज्ञान होता है, वहां से ये व्यक्ति नियुक्त किया जाता है, लेकिन 5 से इनकी संख्या ज्यादा नहीं हो सकती। तो फैसिलिटेशन क्या है, कंपोजिशन क्या है, फंक्शन क्या है, काम क्या करेगा, ये पूरी चर्चा आज हम लोगों ने कर ली। क्लियर है? ये सब कुछ एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट में ही आपको देखने को मिलता है। जो पिछली मुलाकात हुई थी एनबीएमएसएमई, नेशनल बोर्ड फॉर एमएसएमई, सेक्शन 3, एडवाइजरी कमेटी सेक्शन 7 सब सेक्शन 2, और आज हम लोगों ने बातचीत की जो है स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस फैसिलिटेशन काउंसिल की, सेक्शन 20 के अंतर्गत। अभी आपके पास पर्याप्त समय है, अभी आप अपनी तैयारी को दुरुस्त तरीके से शुरू करके बहुत आराम से पढ़ के सारे पेपर, 4 कंपलसरी इलेक्टिव पेपर आप आराम से भी क्लियर कर सकते हैं। आप इनके लिए महापैक में जुड़ सकते हैं। महापैक आपके लिए 1 ईयर, 2 ईयर और 6 मंथ के लिए। महापैक में देखिए आपको सारे कंपलसरी पेपर के सारे रनिंग बैचेस, सारे अपकमिंग बैचेस, सारे पेड बैचेस, इन सबको आपको एक्सेस मिलता है। इसके अलावा महापैक में आपको इलेक्टिव पेपर अलग से नहीं परचेज करना पड़ेगा। इलेक्टिव पेपर की क्लासेस आपको इसी बैच में मिलती हैं। क्लियर है? इलेक्टिव पेपर्स भी आपको इसी में मिल जाएगा, वो आपको इसके लिए अलग से कुछ पे नहीं करना है। इलेक्टिव पेपर यहाँ पर लिखा भी है कि आपको इसमें एडेड मिलेगा। सीआईबी के लिए अगर आप कोई सिंगल बैच लेना चाहते हैं तो सीआईबी फाउंडेशन 2.0 बिल्कुल नया बैच लॉन्च किया गया है। अगर आप महापैक लेंगे तो महापैक में ऑलरेडी एडेड होता है, ये आपको 2499 में अलग से परचेज नहीं करना पड़ेगा। अगर आप चाहें तो इसे अलग से भी परचेज कर सकते हैं। फाउंडेशन बैच महापैक में अंतर ये होता है कि फाउंडेशन बैच बस एक ही बैच का एक्सेस आपको मिलता है, और ये आपके उस पर्टिकुलर एग्जाम के समाप्त होने तक इसकी वैलिडिटी होती है। लेकिन महापैक में एक तो ये ऐड भी होगा, इसके अलावा बहुत सारे और बैच मिलेंगे। वैलिडिटी तक जितने भी नए बैच आएंगे वो सारे उसमें मिलते रहते हैं, उसकी वैलिडिटी ज्यादा होती है, नंबर ऑफ बैचेस उसमें ज्यादा होते हैं। अगर आपका कंपलसरी पेपर में से कोई एक पेपर रुक गया है तो चारों ही कंपलसरी पेपर यहाँ सिंगल सब्जेक्ट के रूप में आपके पास अवेलेबल होंगे, आप इन्हें भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इलेक्टिव पेपर हम आपको 4 उपलब्ध करा रहे हैं, एचआरएम, सेंट्रल बैंकिंग, रिस्क मैनेजमेंट और रूरल बैंकिंग। अगर आप महापैक लेते हैं तो ये आपको पेपर्स अलग से नहीं परचेज करने पड़ेंगे, फाउंडेशन बैच में आपको ये अलग से परचेज करने पड़ेंगे। कुछ और आप मुझसे जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप मुझसे जुड़ सकते हैं। ये सारी सुविधाएं आपको मिलती हैं। आप कोई भी सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके सीआईबी पर के लिए 2 सब्जेक्ट डील करता हूँ। एक है आपका 4th कंपलसरी पेपर जिसको हम बीआरबीएल के नाम से जानते हैं, और एक इलेक्टिव पेपर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये दोनों सब्जेक्ट में मैं आपसे बातचीत करता हूँ। इनमें कोई भी सवाल आप मुझसे पूछ सकते हैं, बातचीत आपसे हो जाएगी इस टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से। स्कैन करने में कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो सिंपली आप टेलीग्राम पर सर्च करें आशीष सर जीआईबी सीआईबी एग्जाम्स, आप इस माध्यम से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। ये वही क्यूआर कोड है जो मैंने आपको पीछे बताया है। तो आज के लिए फिर इतनी ही चर्चा रखते हैं। कल आपसे मेरी मुलाकात होगी अगले टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए, जो आपका बीआरबीएल से संबंधित होगा। मेरी रेगुलर आपसे जो मुलाकात होती है उसको आप लगातार देखते रहिए, क्योंकि ये क्लास आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए बहुत आवश्यक है। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।